Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. ये क्या कर रही हूँ मैं? आप भी सोच रहे होंगे ना कुछ ऐसा ही कि आज मुझे ये क्या हो गया, मैं फेमस नर्सरी रिदम्स क्यों गा रही हूँ. तो हे गाइस, ये जो हाउ वॉट these are the words which are used in this famous rhythms, यही हमारे रिसर्च का सार है, यही हमारे रिसर्च का जिस्ट है. हम कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस को जब फॉलो करते हैं तो हम यही हाउ वॉट वेयर व्हेन इन सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहाँ मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन, और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कंप्लीट गाइडलाइन. तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ. जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज से मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टार्ट कर रही हूँ, और ये सेगमेंट जो है ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है. इसके साथ ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स, स्पेशली मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, बहुत सारे ऐसे सोशल साइंस एंड नॉन सोशल साइंस सब्जेक्ट जिसमें कि ये पेपर आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा. तो मैं यहाँ आज से बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे इस पूरे यूनिट के साथ. तो लेट्स बिगिन द टुडेज लेक्चर. ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, एम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी. ओके, फाइनली रिसर्च. ये क्या मैंने आज फोटो लगा रखा है ये दो लड़कियों का, ये देख रहे हैं आप यहाँ पिक्चर में. देर आर टू गर्ल्स. हाँ, ये फर्स्ट एंड ये यहाँ सेकेंड गर्ल. दोनों ने हाथ में बुक लिया है. एक ने, जो पहली वाली लड़की है, वो प्रॉपर प्रोफेशनल ड्रेस में है और थोड़ी सीरियस लग रही है, सिंसियर लग रही है. और सेकंड जो है, उसने काफ़ी उसने और शॉर्ट्स डाल रखे हैं और वो थोड़ी स्टाइलिश लग रही है. बुक तो उसके हाथ में भी है सेकंड गर्ल के, लेकिन वो थोड़ी स्टाइलिश लग रही है. तो अगर अब हम आपको बोले कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टूडियस है या कौन इस क्लास की टॉपर है, किसी पर्टिकुलर क्लास की टॉपर इन दोनों में कौन है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन का जो ओपिनियन होगा वो होगा कि फर्स्ट वाली ये जो गर्ल है ये हमारी टॉपर है. ठीक है, मेजॉरिटी का ओपिनियन होगा इसके अपीयरेंस को देख के कि यही टॉपर है, और इस स्टाइलिश को देख के ये टॉपर नहीं हो सकती है. ये मेजॉरिटी के ओपिनियन होंगे. लेकिन जब हम बात रिसर्च मेथोडोलॉजी की कहते हैं तो हम बिना किसी साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो किए, बिना किसी बेसिक में इसे जाने, बिना प्रॉपर डीप स्टडी को फॉलो किए हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी टॉपर है और ये टॉपर नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं. तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर मेथड्स को, स्टेप्स को फॉलो करते हैं. और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको केवल सिर्फ आपके एकेडमिक्स में ही नहीं, इवन दो अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में भी जाते हो तो वहाँ भी ये पेपर आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल हर कुछ बिजनेस एनालिटिक्स पे डिपेंड करता है. इवन आपको अगर बॉस को अपने रिपोर्ट भी करना है तो आपको एक पूरा रिपोर्ट स्ट्रक्चर बनाना होता है, जिसमें कि ऑलमोस्ट आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना होता है. तो आप एकेडमिक्स में हो या कॉरपोरेट में या किसी भी जगह, ये पेपर आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा. तो यहाँ पे हम जब रिसर्च की बात करते हैं या हम बात करें इन दोनों लड़कियों को कि कौन टॉपर है, इसे जानने के लिए हमने बात किया कि हमें पूरे एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जिसमें कि यहाँ हमारा प्रॉब्लम जो होगा कि हु इज़ द टॉपर ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास, वहाँ से लेके वो कंक्लूज़न तक का एक पूरा प्रोसेस होता है, जिसे कि हम आगे वन बाय वन स्टडी करेंगे. उससे पहले हम समझते हैं रिसर्च क्या होता है. तो रिसर्च में यहाँ क्या बोल रहा है, रिसर्च इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या है, फिर उसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोकेटिंग की बात करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज़ या कंक्लूज़न को डेवलप करते हैं. अगर हम बात करें रिसर्च वर्ड के एब्रीविएशन की, तो यहाँ एक हम फुल फॉर्म के रूप में इसे डिस्कस कर सकते हैं, या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं. आर स्टैंड फॉर रैशनल थिंकिंग. यहाँ आप लॉजिकल और फैक्ट्स फिगर की बात करते हो, एक साइंटिफिक मेथड को, साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हो.
एक्सपर्ट ट्रीटमेंट यहाँ लिया जाता है। आप एक एक्सपर्ट से मतलब प्रॉपर वो जो भी आपका रिसर्च करता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है। देन एस फॉर सर्चिंग ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उनका आप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हो, ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो जो आपका सस्टेनेबल हो और आपके होल ओवर इसे एक्सेप्टेबल हो, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा सके। देन ई फॉर एग्जैक्टनेस, एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी हो जो कि हर जगह एप्लीकेबल हो। ए फॉर एनालिसिस, उसका प्रॉपर एनालिसिस कर सकिए और उसे फर्दर और भी किसी जगह अपने आइडिया को या अपने रिजल्ट को आप अप्लाई कर सकिए। आर स्टैंड फॉर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, यहाँ पे जो भी आपके फैक्ट फिगर जो भी आपके डेटा अवेलेबल होते हैं या जो आपका रिजल्ट होता है उसमें कुछ रिलेशनशिप होता है जिसको कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे हम बात करते हैं, वो सब अभी आपको डिटेल में पढ़ना है। सी स्टैंड फॉर रिसर्च में आप क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करते हो जो कि हो पाता है केयरफुल प्लानिंग। पूरा जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन है ये सारा कुछ आपके इसी प्लानिंग पे ही डिपेंड करता है। देन ऑन एच फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, कोई भी रिसर्च आपका कॉपी पेस्ट से नहीं काम चलता है, यहाँ आपका हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है। इसमें आपका पूरा रिसर्च एथिक्स का सेगमेंट आता है, इसमें आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो और इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स भी आते रहते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर होना है। तो ये सारा अभी हम 1 बाय 1 अगेन लेक्चर्स में फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। मीनिंग, व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च, रिसर्च मीन्स जब आप किसी चीज़ को अगेन एंड अगेन जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हो, ठीक है, तो वो आपका रिसर्च कहलाता है। यहाँ पे रिसर्च इज़ अ कॉमन मैन्स, किसी अगर एक साधारण आदमी एक ले मैन की बात में कहें तो सर्चिंग ऑफ नॉलेज, जहाँ आप नॉलेज को या सॉल्यूशन को खोजने की कोशिश करते हो वही आपका रिसर्च है। अब अगर हम रिसर्च के एक ऐसी बात करें तो रिसर्च में क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? टू सर्च द फैक्ट, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। रिसर्च में आप क्या करते हो? फैक्ट्स और फिगर को खोजने की बात करते हो, फैक्ट्स और फिगर को जानने की बात करते हो लॉजिकल और रैशनल होके। देन नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, यहाँ जो भी आपकी क्यूरियोसिटी या जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं आप उन्हें सर्च आउट करने की बात करते हो। देन नेक्स्ट है आपका सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस, यहाँ आपका एक प्रॉब्लम से लेके कंक्लूजन तक का एक आपका जो सफ़र होता है वो पूरा साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले जैसे अगर आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, देन लिटरेचर रिव्यू, देन ऑब्जेक्टिव, देन आपका पूरा साइंटिफिक डेटा एनालिसिस वाला पोर्शन आ जाता है, देन आपका फाइंडिंग, सजेशन और कंक्लूजन। इस तरह से पूरा करके आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हो। यहाँ पे साइंटिफिक प्रोसेस इसलिए इसे सिस्टमैटिक कहा जाता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। रिसर्च इज ट्रीटेड एज अ साइंस, ठीक है। और लास्ट क्या है? इट इंक्रीजेज द नॉलेज। ऑब्वियसली जब आपका कोई प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्यूशन उसका ढूंढ रहे हो तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग का एक डेवलपमेंट होता है, उसके साथ ही साथ आपका नॉलेज और ओवरऑल आपका अपग्रेडेशन या डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है आपका इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो भी आपके लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें सर्च आउट करना। सबसे पहला रिसर्च का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आपके पास डेली लाइफ में या जो भी अपने एक ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमन का जैसे ही इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का भी इवोल्यूशन ऐसे ही नहीं हुआ। कहते हैं ना कि हमारे जो फोर फादर्स हैं हम लोग का कहीं ना कहीं इवोल्यूशन जो है वो वी आर फ्रॉम मंकी टू ह्यूमन बीइंग, ऐसा कहते हैं ना कि हम बंदर से अभी आदमी तक का सफ़र तय किए हैं। ये हमारा कैसे प्रोसेस हुआ? इवोल्यूशन से, उद्भव से ही हमारा ये संभव हुआ है। धीरे धीरे हम चीज़ों को अपग्रेड किए हैं। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में क्या होता है? इन्वेस्टिगेट किया जाता है कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को, कि सबसे पहले आपके लाइफ में, डेली लाइफ को या आपके लाइफ को ईजी बनाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स को सर्च आउट करते हो। फॉर एग्जांपल सीधे आपके एसी का इवोल्यूशन या एसी का इन्वेंशन
इन्वेंशन नहीं हुआ। एसी से पहले धीरे धीरे पहले आपके हैंड फैंस आए, फिर फैन आए, फिर कूलर आए, धीरे धीरे आपका स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता है। इसी तरह डायरेक्ट आपका एंड्रॉयड फ़ोन नहीं आ गया, एंड्रॉयड फ़ोन भी आया तो उसमें भी देखिए धीरे धीरे वर्जन्स चेंज हो रहे हैं, फैसिलिटीज़ चेंज हो रही है, ऐप आपको और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन में मिलते हैं। तो कोई भी प्रोसेस आपका धीरे धीरे, जब आप प्रॉब्लम्स खोजते हो उसके लिए, आप जब सॉल्यूशन खोजते हो तो वहाँ आप रिसर्च करते हो। तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम सर्च आउट करना होता है। देन नेक्स्ट है हमारा फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो अब हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसके लिए हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को खोजने की बात की जाती है, तो ये हमारा रिसर्च कहलाता है। देन नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द हिडन ट्रूथ। हिडन ट्रूथ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कॉरपोरेट की बात करें तो ये भी एक एग्जांपल लिया जा सकता है, वाई द डिमांड ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ फॉलिंग। जैसे कि अभी जब से आपको कोरोना पैंडेमिक आया, आपके इवेंट मैनेजर्स जो होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट जो होता था, ये सारा बिजनेस आपका काफ़ी डाउनफॉल हुआ है। तो हम इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं, वाई दिस थिंग्स इज़ हैपनिंग। ठीक है। देन आप एक और चीज़ डिस्कस कर सकते हो, जैसे वाई देयर इज़ बिजनेस फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग कोविड। सिर्फ आपका इवेंट मैनेजमेंट नहीं, बहुत सारे बिजनेस में आपके फ्लक्चुएशंस आए। इवन कई सारे आपके स्कूल्स तक बंद हो गए हैं, जबकि कहते हैं स्कूल आपका जो है ये ऑल टाइम फेमस बिजनेस है। ठीक है। तो कोविड में बहुत सारे बिजनेस, तो ये सारे हिडन ट्रुथ क्यों ऐसा हो रहा है, इन चीज़ों को जब आप जानना चाहो तो भी वहाँ आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट है आपका टू डिस्कवर आंसर थ्रू साइंटिफिक प्रोसीजर। यहाँ एक साइंटिफिक प्रोसीजर इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन का आप फॉलो करते हो, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो उस प्रोसेस को, साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करके अपने आंसर को ढूंढना, ताकि जो आपका आंसर हो वो यूनिवर्सली आपका यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, यूनिवर्सली प्रूव्ड हो, और उसे सिर्फ एक जगह नहीं, आप रिपीट करके हर बार हर जगह आप उसे अप्लाई कर सको, ऐसा होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका डेवलप न्यू इनसाइट। जैसे किसी भी चीज़ के लिए आपका एक माइंडसेट अगर है तो रिसर्च के थ्रू उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, या आपके ह्यूमन लाइफ को और ज़्यादा ईजी और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए जो सारे प्रोसेस होते हैं, उसे यहाँ एक न्यू इनसाइट डेवलप करना भी आपके रिसर्च का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट है आपका रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसमें क्या होता है, आपके जो भी मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो अभी आप फर्दर प्रीवियस रिसर्च किए थे, जैसे कि आपका अभी कूलर तक आप आए हो, तो कूलर से एसी का सफ़र कैसा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर टेलीफोन की बात करें तो हमारा पहले क्या था, टेलीफोन में भी किस किस तरह के आपके थे। अगर हम सिंपल भी बात करें तो पहले लैंडलाइन आया, फिर आपके पेजर्स आए, उसके बाद धीरे धीरे आपके मोबाइल काफ़ी बड़े साइज़ का आता था, उसके बाद कीपैड आया, देन एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड के भी आपके बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं, बहुत सारे रेंजेस हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप रिव्यू करते हो और उसे सिंथेसाइज करके उसमें फर्दर इम्प्रूव करने के लिए भी आपको रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो रिसर्च का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है। देन नेक्स्ट है आपका क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर और सिस्टम। कई बार रिसर्च से आप कुछ नया इनोवेट भी कर पाते हो। जैसे बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव बनाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन CRM प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं। CRM क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है, कस्टमर से अपने कस्टमर को, पुराने कस्टमर को अपने सस्टेन करने के लिए और नए कस्टमर को रिटेन करने के लिए ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस आपके CRM प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। ओके। तो ये भी आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देन कुछ अदर अगर बात करें, कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स, तो उसमें क्या है आपका टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वहाँ भी आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रिसर्च के बेसिस पे एक साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करके कोई डिसीजन बनाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ आप कभी भी फेल नहीं करोगे, वहाँ आपका सक्सेस जो है वो श्योर रहेगा। वहाँ आपको श्योर
सक्सेस मिलना ही है। जैसे कि हाउ मच वी शुड एलोकेट फॉर एडवर्टाइजिंग। अगर कोई नई कंपनी है तो वो ये भी सोच सकती है कि पहले हमारा एडवर्टाइजिंग का तरीका क्या होगा, व्हाट विल बी द बेस्ट वे फॉर एडवर्टाइजिंग, व्हाट विल बी द ऑप्टिमम वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, जहाँ आपको कम इन्वेस्टमेंट में आप मैक्सिमम अपना रिटेन कर सको। ये सब आप कैसे संभव हो पाएगा, आप जब प्रॉपर डिसीजन लोगे, और वो डिसीजन कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपका एक रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं भी हो, आपको रिसर्च आपके लाइफ लॉन्ग, इवन आपकी अगर मदर हैं वो हाउसवाइफ भी हैं तो आप देखो वो भी अपने किचन में हमेशा रिसर्च करती हैं। इवन जो वो आपके लिए कुक करती हैं वहाँ भी वो कोई कोई इनोवेशन लाती हैं। कहते हैं ना, जैसे जैसे जो आपका कुक है, जो आपकी मदर हैं, वो जैसे जैसे कुकिंग करते करते ओल्ड होती हैं, उनके हाथ में उतने ज़्यादा टेस्ट आते जाते हैं। तो ये भी क्यों हो पाता है, क्यों? क्योंकि वो रिसर्चेस करती रहती हैं, उसमें भी वो डेली एक कुछ प्रोसेस को फॉलो कर रही हैं, जिससे कि उनमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। देन नेक्स्ट है आपका टू फाइंड अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज। अगर किसी चीज़ को आप एक प्रोसेस से फॉलो कर रहे हो और वहाँ आपको उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, और भी आपको बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए भी आप रिसर्च को यूज़ कर सकते हो। ये भी एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। देन नेक्स्ट है आपका टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट जैसे कि आपका CRM प्रैक्टिसेस मैंने बताया, ये भी आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट था मार्केट में। ऐसे ही आपका POP पॉइंट ऑफ परचेज, जैसे कि मार्केटिंग में ये वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है, POP पॉइंट ऑफ परचेज। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेमंड के शोरूम में गए और रेमंड के शोरूम में आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ अपने लिए क्लोथिंग से रिलेटेड आप एपरल्स वियर्स कुछ खरीद रहे हो, तो वहाँ पे उसके साथ ही जब आप बिलिंग काउंटर पे आते हो तो POP टाइप से आपको कुछ ऐसा प्रेजेंट किया जाता है, कुछ एसेसरीज ऐसी दी जाती हैं जैसे कि वॉचेस हैं, टाई है, बेल्ट है, और भी बहुत सारी ऐसे, जो कि आपको एट अ पॉइंट ऑफ परचेज आपको क्लिक करेगी, हाँ इसके साथ तो मुझे ये भी लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, ये सब कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, कि आप इसके साथ एक्स्ट्रा और क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हो जिससे कि आपका कस्टमर और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है मार्केटिंग आप किसी भी एरिया में हो, किसी भी एरिया में, मैंने इवन यहाँ तक कि आपके किचन में आपकी मदर का भी एग्जांपल दिया, आप हर जगह रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करते हो। आप एक मॉर्निंग से, डेली मॉर्निंग आप उठने से लेके रात में सोने तक, आप अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, वो होम मैनेजमेंट से लेके लाइफ करियर मैनेजमेंट तक, आप हर जगह रिसर्च करते हो और उसके थ्रू आप अपने लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हो। तो दीज ऑल अबाउट अवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। अब आगे बढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब इसे यहाँ पे मैं 12 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ, जिसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका ऑब्जेक्टिविटी। किसी भी रिसर्च में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, आपका जो भी रिजल्ट हो वो अनबायस्ड हो। अनबायस्ड होगा तो वो इजीली आप कहीं भी यूनिवर्सली अप्लाई कर सकोगे। तो जो आपका ऑब्जेक्टिविटी है वो मतलब वहाँ पे चीज़ें फ्री ऑफ बायसनेस हो। ऑल अदर फीचर्स बेस्ड अराउंड इट, जो भी आपके अदर और आगे आने वाले सारे 11 फीचर्स हैं वो सब कुछ आपके ऑब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो ये सबसे आपका इम्पॉर्टेंट स्टेप हो गया या इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया ऑब्जेक्टिव। रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव। Then it give a uniform and standardized process to solving problem and finding result। यहाँ पे क्या होता है, आपको ये एक यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज प्रोसेस देता है, जिसे कि साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ रिसर्च कहते हैं, जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सको। देन नेक्स्ट है आपका फीचर रिलायबिलिटी। रिलायबल, नाम से ही क्लियर है, आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हो, कितना वो ट्रस्ट वर्दी है, आप उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हो, कितना आप बिलीव कर सकते हो। तो इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी इन रिसर्च एंड इट्स रिजल्ट, आपके रिसर्च में कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी है और उसके रिजल्ट जो आ रहा है वो कितना ज़्यादा रिलायबल है, कितना ज़्यादा आप उस पर भरोसा कर सकते हो। जैसे कि रिसर्च में क्या है, हम मान लीजिए हम रिसर्च कर रहे हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स
सॉरी, इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टीवी ऑन स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स स्कोर, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे उनके टीवी देखने की हैबिट पे कैसा फ़र्क पड़ता है। अगर हम इस बात को ढूंढना चाहें तो हमें इसको पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करके हम इस पे रिसर्च कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा टीवी देखता है उसके स्कोर्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल्स देखते हैं स्पेशली, तो उनके परफॉर्मेंस और बच्चों के कंपैरिजन में, यहाँ मैं हायर एजुकेशन वाले बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जो छोटे क्लास में बच्चे होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जनरली हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन आएगा वो यही आएगा कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अगर वो बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल्स देख रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है वो एक डिस्ट्रक्टिव वे में वर्क करने लगता है। देन नेक्स्ट है आपका वैलिडिटी। वैलिडिटी के कुछ टाइप्स होते हैं जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैलिडिटी मीन्स कोई चीज़ आपकी कब तक वैलिड है, कब तक वो उसका लाइफ मतलब कब तक है, वो कब तक अप्लाई होगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है आपके वर्ड एक्यूरेसी से। ये नेक्स्ट है अभी एक्यूरेसी, मतलब चीज़ों में कितनी प्योरिटी है, कितनी उसमें शुद्धता है। मीन्स रिसर्च शुड बी अनबायस्ड, वाइडली एप्लीकेबल एंड फ्री फ्रॉम सिस्टमैटिक एरर्स। यहाँ ये साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करे जिससे कि वो वैलिड हो। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका फीचर है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होता है? credibility, source of information और data used in research are authentic। हम जो भी अपने रिसर्च में डेटा यूज़ कर रहे हैं वो आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसर्च में दो तरह के डेटा होते हैं, एक आपका प्राइमरी डेटा होता है और दूसरा आपका सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा जो आप दूसरे के कलेक्शन से यूज़ करते हो अपने रिसर्च में, प्राइमरी डेटा जो आप खुद अपने किसी पर्टिकुलर रिसर्च के लिए आप खुद से कलेक्ट करते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिसर्च का जो आपका रिजल्ट है सेकेंडरी डेटा के कंपैरिजन में आपका प्राइमरी डेटा जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। तो अगर हम क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च की बात करें तो वहाँ हमेशा आपके जो प्राइमरी डेटा हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक कहलाएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी। अगर हम रिसर्च फीचर में एक्यूरेसी की बात करें तो अगेन एक्यूरेसी इज़ ऑल्सो योर क्लोजली रिलेटेड विथ वैलिडिटी। यहाँ पे क्या होता है? मीन्स ऑफ फाइंड द बेस्ट वैलिड मेजर फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच कैन बी एप्लीकेबल फॉर ऑल। ठीक है। यहाँ पे हम किसी ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करना ऐसे सॉल्यूशन को खोजने की बात करते हैं जो कि आपका वाइडली हर किसी पे एप्लीकेबल हो सके। उस सेगमेंट से जो भी बिलोंग करते हैं उन सब पे वो आप वाइडली अप्लाई कर सको। इसमें क्या होता है? एक्यूरेसी आपकी डिपेंड करती है आप स्टैटिस्टिकल टूल कितना अच्छा सेलेक्ट कर रहे हो। जितना अच्छा आपका टूल होगा, जितने अच्छे आप टेस्ट यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो रिज़ल्ट है रिसर्च का वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। देन है नेक्स्ट आपका जनरलाइजेबिलिटी। कितना ज़्यादा आपका रिसर्च जो है वो जनरलाइज किया जा सकता है, कितना ज़्यादा आप उसे यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो। फाइंड रिजल्ट फ्रॉम सैम्पल बट कैन बी एप्लीकेबल ऑन होल पॉपुलेशन। अब देखिए रिसर्च में जैसे अभी मैंने आपको डेटा का दो टाइप बताया, इसे अभी मैं एक नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगी जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगी, वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप समझ लीजिए। फिर भी यहाँ मैंने दो बात किया, पॉपुलेशन और सैंपल। सीधी सी बात समझिए, कोई भी रिसर्च आप पूरे जितने आपके लोग हैं, पॉपुलेशन मीन्स क्या, जितनी भी लोग हैं, जितनी जनसंख्या है, आप उस पर कोई भी रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते हो। उससे जो सिमिलर होता है उसमें से आप कुछ सैंपल लेते हो। ठीक है। कुछ सैंपल, फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन भी आता है तो कुछ लोगों पे टेस्ट किया जाता है। जिस कोविड की वजह से आज हम सफ़र कर रहे हैं, ये कोविड का भी बेसिक यही है ना कि वुहान के लैब में सैंपल टेस्टिंग से लीक हुआ। ये सैंपल टेस्टिंग क्या है? बड़े स्केल पे ना करके छोटे स्केल पे किसी चीज़ को करना और फिर उसके रिजल्ट को वाइडली हम पूरे होल ओवर पॉपुलेशन पे जब अप्लाई करें तो वो हमारा सैंपल
टेस्टिंग कहलाता है। इसका पूरा सैम्पलिंग का एक मेथड होता है, वो अभी आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जनरलाइजेशन क्या होता है, तो इसमें हम सैंपल पे टेस्ट करते हैं और उस सैंपल के रिजल्ट को हम वाइडली पूरे पॉपुलेशन पे जब एप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं और सेम रिजल्ट पाते हैं, वही हमारा जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च कहलाता है। तो रिसर्च में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन नेक्स्ट है आपका सिस्टमैटिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ एक साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, उसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। रिसर्च स्टेप्स से भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सिस्टमैटिक यहाँ प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, एक प्री डिसाइडेड जो प्रोसीजर या प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आता है, अगर आप रिसर्च पेपर या रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हो तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, देन लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, उसके बाद आप उस पर जो भी आपका डेटा एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो आता है, एनालिसिस आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर आप अपना यहाँ पे कंक्लूजन देते हो, देन सजेशन देते हो, उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे आप फाइंडिंग देते हो, उसके बाद सजेशंस देते हो, लास्ट में कंक्लूजन, फिर बिब्लियोग्राफी, बहुत सारे पूरे प्रोसेस हैं, उस पूरे को यहाँ हम समझेंगे। ओके, तो ये आपका सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। आप एकेडमिक्स में होइए या कॉरपोरेट में या इंडिया में होइए, चाहे किसी विलेज में होइए, चाहे आप यूक्रेन में होइए या रशिया में, आप कहीं भी होइए मीन्स वर्ल्ड के आप एटलांटिक में हो, आर्कटिक ओशियन में, आप कहीं भी हो, आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना होता है। देन नेक्स्ट है आपका एम्पिरिकली प्रूव्ड, जो आपके रिसर्च हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, किसी फैक्ट और फिगर पे बेस्ड होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि मतलब एम्पिरिकली प्रूव्ड वो प्रामाणिक हो, ठीक है, उसे प्रामाणिक कुछ साक्ष्यों के साथ उसे जो प्रूव कर सके, जहाँ आपके पास चश्मदीद गवाह हो, वो चीज़ें आपकी जब प्रूफ हो सके, तो वैसा आपका कुछ रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। देन कंट्रोल्ड फैक्टर, देखिए हर रिसर्च में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको प्रभावित करते हैं। रिसर्च में सिर्फ एक नहीं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर पढ़ाई के लिए, आप अगर अपने किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए प्लान करते हो, जिस दिन आपका टाइम टेबल बनता है उसी के अगले दिन से, ये हर किसी के साथ होता होगा, उसी के अगले दिन से आपके साथ खूब सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप अब शिद्दत से लग गए हो, तो कायनात तो मिलाना चाहेगी, लेकिन कायनात में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी तो हैं, तो वो तो आपको आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि आपकी मॉम है, वो आपके कंट्रोल फैक्टर है, आप उनको कह सकते हो कि मुझे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। ऐसे ही कई सारे कंट्रोल फैक्टर किसी भी एक्सपेरिमेंट में होते हैं, जिसे कि आप कंट्रोल कर सको, उसका इफ़ेक्ट आपका कम पड़े, वो आपके कंट्रोल फैक्टर में कहलाते हैं। तो देन है आपका रेप्लिकेबल, यहाँ जो भी आपका रिसर्च का रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट जो है वो आपका रिपीट किया जा सके, सेम रिज़ल्ट आप जितनी भी बार उसी रिसर्च को, उसी प्रॉब्लम को जितने मेथड से या जैसे भी आप उस रिसर्च को बार बार करो, जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन होता है तो क्यों हर बार आप 2-3 मेथड भी फॉलो करो, रिज़ल्ट सेम आता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी आप साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो आपका सेम रिजल्ट आता है। ओके, जैसे 2 × 3 भी आपका 6 आएगा, 3 × 2 भी आपका 6 आएगा, ठीक है। इसी तरह रेप्लिकेबल होता है, आप जितनी बार उसे ट्राई करोगे, जितनी बार रिसर्च करोगे, आपका जो रिसर्च का रिजल्ट है वो रिपीट होगा, बार बार आपके वही रिजल्ट आएंगे। देन लॉजिकल, ऑब्वियसली फैक्ट और फिगर पे बेस्ड होता है। जब आपके पास एम्पिरिकल प्रूफ्स हैं, साक्ष्य हैं आपके पास, तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्ट होगा रिसर्च का, वो आपका लॉजिकल होगा, आप रैशनली वहाँ पे अपने रिजल्ट को सबके साथ डिस्प्ले कर सकते हो और उसे अप्लाई कर सकते हो। देन सबसे इम्पोर्टेंट
साइक्लिकल, यहाँ आपकी जर्नी शुरू होती है प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने से लेके कंक्लूज़न तक या सॉल्यूशन तक पहुँचने तक, ठीक है। फिर जब आप सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हो, अगेन आपका नेक्स्ट फिर कोई अगला प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल मिला तो उसके साथ आपको डेटा मिल गया तो आपको कुछ और चाहिए, फिर आपको कुछ और चाहिए। जितने भी कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जितनी आपकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी उतने नए नए इनोवेशंस होंगे। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उसका कंक्लूजन यहाँ सॉल्यूशन आपको जैसे ही मिला, आपका नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। ये हर किसी के साथ होता है। तो ये जो आपका रिसर्च है, ये भी एक साइक्लिकल प्रोसेस है। जैसे ही आपके रिसर्च का एक प्रॉब्लम आता है, जैसे अभी आपका कोविड आया, उसका पहले एक वैक्सीन तैयार हुआ, देन उसके डिफरेंट वेरिएंट्स आने लगे, तो उसमें भी आपके वैक्सीन में भी और ज़्यादा आपके वो रिसर्चेस किए जा रहे हैं कि उसे और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके। तो ये साइक्लिकल प्रोसेस है। जितने प्रॉब्लम आएंगे उतने कंक्लूजन आएंगे, उतने सॉल्यूशंस आएंगे, और उन सॉल्यूशन से अगेन प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जांपल, आपके अगर वायरसेस होते हैं तो एंटीवायरस बनते हैं, फिर आपके फर्दर वायरस बनते हैं, फिर एंटीवायरस बनते हैं। इसी तरह मेडिसिन में भी है। तो आप किसी भी एरिया में हो, आपके रिसर्च जो है वो एक साइक्लिकल प्रोसेस को फॉलो करता है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हो गए। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च क्या है? तो इसमें आपको इधर हिंदी में भी है, मैं इंग्लिश में ऑप्शंस आपको डिस्कस करती हूँ। कंडक्ट फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पस, research is conducted to answer questions about practical issue. नेक्स्ट है आपका a purposeful systematic activity, और नेक्स्ट है a random unplanned process of discovery। ठीक, अभी आज मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। यहाँ मैं 3 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगी और आप तीनों का रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल गुड रिसर्चेस एम्स टू, सारे अच्छे रिसर्चेस का मेन एम क्या होता है? बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, देन सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम, देन नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग जनरलाइजेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका कि in every field of research, pursuit promotes systematic and gradual advancement of knowledge, but discoveries are rare because, यहाँ कुछ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके 3 क्वेश्चंस। अब इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में इसका आपका रिप्लाई मिल जाएगा। वैसे मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड ऐसे ही और भी अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए। ये आपके सारे करेक्ट आंसर्स हैं, पहले का सी, दूसरे का भी सी और तीसरे का डी। अब आप अपने स्कोर को चेक कर लीजिएगा।